हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगा लिया है। ऐसी उम्मीद करते हैं हम आगे के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। पुराने लेक्चर्स को आप कंटिन्यूसली लगाते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने क्या देखा, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। देन उसके बाद मेन ऑर्गन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है और बेसिक यूनिट क्या होती है उसमें, नेफ्रॉन। किसमें? एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में ही तो यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो वही तो भी हम देख रहे हैं। तो आइए उसका हम लास्ट पार्ट देख रहे थे, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। चलिए, क्या बात की थी, जो डीसीटी है एंड कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जो रीएब्जॉर्प्शन है एंड सिक्रीशन है वो कैसा होता है? कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब ये कि आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम किसकी? पीसीटी की। तो पीसीटी तो होना ही है, आपको पता है। पीसीटी में तो आप पानी कम पिए या ज्यादा पिए उसमें फिल्ट्रेशन होगा ही होगा। फिर देन फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन 70 to 8% वाटर एंड आयरन का रीएब्जॉर्प्शन होगा। सो आइए हम इस चीज को देखते चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? पहले हम अपनी किडनी की बेसिक यूनिट बना लें, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ये बन गया हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या बात कर रहे हैं हम? यहां से ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन जो होता है, ये कितना, इसमें किस किस चीजों का फिल्ट्रेशन होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। आयरन, ग्लूकोज, वाटर, इन सब चीजों का हो जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के दौरान 180 लीटर वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब क्योंकि 180 लीटर वाटर जो है यूरिन फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब यूरिन इतना सारा बनना इम्पॉसिबल है। जैसे ये पीसीटी में एंटर करता है, तो पीसीटी में एक मैकेनिज्म है जो कंपलसरी होगा ही। आप पानी कम पिए या ज्यादा पिए, मतलब यहाँ से वाटर का एंड आयरन का 70 to 80% क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। एंड सिक्रीशन भी होगा बहुत सारी चीजों का, जैसे सोडियम है, सोडियम कह सकते हैं, या फिर अमोनिया है। सोडियम का तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ से इन सब चीजों का क्या रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कंपलसरी होगा ही, मतलब फिल्ट्रेशन होगा। देन उसके बाद पीसीटी में जो चीज होती है वो होगी ही। अब जब लूप ऑफ हेनले में आते हैं हम, तो लूप ऑफ हेनले में हमें पता है यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन, अगर ये क्या है, पिरामिड है मेडुलरी रीजन में, तो यहाँ पे जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है, जैसे जैसे हम डीप में इंटर करते हैं पे बढ़ती जाती है। आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी यहाँ पर। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा। आयन को लूज नहीं कर सकता, आयन को बाहर नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमिएबल होती है आयन के लिए, इम्परमिएबल टू आयन। ओके, लेकिन जैसे ही हम इंटर करते हैं, यहाँ पे जब टिप पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर इसका आयनिक कंसंट्रेशन कितना होगा? 1200 मिलीऑस्मोल। स्टार्टिंग में यहाँ पे तो होता है 300, और जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और लास्ट में ये 1200 तक पहुंचता है। अब जब लिक्विड वापस ऊपर आएगा, फ्लूइड, यहाँ पे फिर आयनिक कंसंट्रेशन कम मिलेगी, 1200 से 1800, 600, 500, 300। क्या करेगा? ये फिर से आयन को रिलीज करेगा, है ना। वाटर को रिलीज या नहीं करेगा? यहाँ पे वाटर को निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इम्परमिएबल आयन के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे इम्परमिएबल वाटर के लिए है, तो यहाँ से आयन को भेजेगा। किसको? आयंस को, मतलब सॉल्ट को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को ये यहाँ से भेज देगा। देन उसके बाद मतलब ये चीज जो हो रही है वो तो होगी, और आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ? 100 मिलीऑस्मोल तक आ जाएगी। कम होते होते 100 मिलीऑस्मोल तक आ जानी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आएगी तो ये जाएगा डीसीटी में। कहाँ? लेकिन अब जो डीसीटी में प्रोसेस है वो कंडीशनल ऐसा है कि अगर आप पानी कम पीते हैं, मतलब जनरल सर्कुलेशन में आपका बीपी कम है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो सेल है क्या करेंगे? यहाँ पर एल्डोस्टेरोन प्लस एडीएच ये आकर एक्ट करेगा। एल्डोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है, एडीएच मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, ये जैसे ही एक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर बनेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, और यहाँ से वाटर को, ज्यादा से ज्यादा वाटर को यहाँ से निकालेंगे। क्यों? ताकि ब्लड में जो वाटर कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, वो मेंटेन हो जाए। मतलब जब आप पानी कम पिएंगे तो यहाँ से ज्यादा पानी निकाला जाएगा। अब जब पानी ज्यादा निकाला जाएगा तो यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। कैसा होगा?
कंसंट्रेटेड, और जब ये लास्ट में यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा। ठीक है, तो इसमें दो केस है जो हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं हम फिर से। ये तो हमारी बात हो गई कि डीसीटी में जो भी प्रोसेस होगी कंडीशनल होगी। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब आप पानी कम पीते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब यूरिन कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड। एंड अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, और इस सिचुएशन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। क्लियर? अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, जब आप पानी कम पिएंगे तो हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट हम यहां से डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। क्या होगा जब आप पानी कम पिएंगे, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड में पानी बहुत कम है, पानी ब्लड में कम है, वाटर की वैल्यू कम है, तो क्या होगा, यहाँ से जो यूरिन फॉर्म होके आ रहा है, जहां पर आयनिक कंसंट्रेशन 100 मिली ऑस्मोल हो गई, एंड अगर हम वापस पीछे जाएं तो यहाँ पर कितना 70 to 80% वाटर एंड आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आयनिक कंसंट्रेशन 300 थी, और 300 से जैसे यहाँ पर आता गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 100 तक पहुँच जाएगी। अब क्यों पहुँच जाएगी, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये जो हमारी डिसेंडिंग लिम्फ है ऑफ लूप ऑफ हैंडले की, इसमें क्या होगा, ये कैसी, इसकी लिम्फ कैसी होती है, परमिएबल होती है, किसके लिए, वाटर के लिए, मतलब ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, तो यहाँ से वाटर लूज होता है। तो यहाँ पर जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वाटर निकलेगा तो ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। क्यों कंसंट्रेटेड क्यों बना, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्फ है यहाँ, ये परमिएबल है ओनली वाटर के लिए। जब वाटर के लिए परमिएबल, वाटर यहाँ से लूज होगा तो यहाँ पे सिर्फ आयन बचेंगे, वाटर यहाँ पे बहुत कम बचा है, इसलिए ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? लेकिन आपको ये बात भी पता है कि ये मेम्ब्रेन एंड टीसीटी एंड बोमेन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमिएबल होती है, किसके लिए, टू आयन एंड वाटर, इनके लिए फ्रीली परमिएबल होती है। क्लियर? अब ये तो बात हो गई इसकी, मतलब जो लिम्फ और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, यहाँ पर कैसा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा, लेकिन जैसे हम असेंडिंग लिम्फ में पहुंचेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा, आयन का होगा रीएब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे क्या वाटर बचेगा, तो यहाँ पर जो यूरिन बन रहा है वो कैसा है, डाइल्यूट यूरिन। क्लियर? डाइल्यूट है। अब क्योंकि बात हम कुछ ही कर रहे हैं जब आप पानी कम पी रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूरिन फॉर्म हो रहा है कैसा हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, और यही डाइल्यूट यूरिन यहाँ पर एंटर करेगा। तो पानी आपने कम पिया है तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पे एक्ट करेंगे हमारे एल्डोस्टेरोन प्लस एडीएच। जैसे एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन यहाँ पे एक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप एंड ये प्रोटीन लग जाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। सो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, वाटर के लिए। अब जब ये मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगी तो यहाँ से मैक्सिमम वाटर यहाँ पे जितना भी बचा है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। सेम मैकेनिज्म यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है, यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम पंप प्लस एक्वापोरिन लग जाएंगे, जिससे यहाँ से भी वाटर लूज होगा। जब यहाँ से भी वाटर लूज होगा तो जहाँ यहाँ पे जो यूरिन फॉर्म हो रहा है ये भी कैसा होगा,
कंसंट्रेटेड। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया है क्या बात की अभी तक हमने। इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, जब आप पानी कम पिएंगे तो आपके ब्लड में पानी बहुत कम होगा। सो क्या होगा, ये जो प्रोसेस हो रही है लूप ऑफ हेले तक, ये तो फिक्स्ड है, पानी कम पियो या ज्यादा पियो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन एंड रिएब्जॉर्प्शन जितना होना है वो होगा, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर कितना 180 लीटर वाटर का फिल्ट्रेशन हुआ है। अब क्योंकि 180 लीटर वाटर का यूरिन बनना इम्पॉसिबल है, सो यहाँ पर मैक्सिमम 80 to 70% तो वाटर एंड आयरन का फिल्ट्रेशन होना ही है, होगा। देन आप लूप ऑफ हेले में एंटर करेंगे तो आयरन की कंसंट्रेशन ऐसे मेंटेन होगी, जब ये डिसेंडिंग लिम्फ में जाएगी तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा, एंड जैसे ही असेंडिंग लिम्फ में एंटर करेगा तो डाइल्यूट यूरिन में फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्फ है ये परमीबल होती है वाटर के लिए बट इम्परमीबल होती है आयरन के लिए, मतलब आयरन यहाँ से अंदर नहीं जा सकता ना ही बाहर आ सकता है। और अगर बात करें हम असेंडिंग लिम्फ की, तो असेंडिंग लिम्फ का क्या है, ये परमीबल होती है ओनली आयरन के लिए, मतलब आयरन ही यहाँ से अंदर या बाहर जा सकते हैं बट वाटर नहीं जा सकता। सो यहाँ से आयरन बाहर निकलेंगे और यहाँ पे जो यूरिन फॉर्म होगा डाइल्यूट होगा, मतलब यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा। अब ये डाइल्यूट यूरिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये तो प्रोसेस फिक्स है, लेकिन अब केस की बात आ गई कि आपने पानी कम पिया है। जब आप पानी कम पिएंगे तो आपके डीसीटी वाले रीजन पे एडीएच एक्ट करेगा। एल्डोस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एल्डोस्टेरोन का क्या है, जब आप पानी कम पिएंगे तो ये ज्यादा रिलीज होगा, लेकिन आप पानी ज्यादा पिएंगे तब भी ये रिलीज होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो इसका तो मैकेनिज्म फिक्स है, लेकिन एडीएच का ये है जब आप पानी कम पिएंगे तभी ये आएगा। तो जैसे ही एडीएच रिलीज होगा तो यहाँ पे एक्वापोरिन लग जाएंगे, तो जैसे ही एक्वापोरिन लगेंगे डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, तो ये मेम्ब्रेन परमीबल हो जाएगी वाटर के लिए। क्लियर? अब जब ये मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमीबल हो जाएगी तो यहाँ से ज्यादा वाटर को निकाल लिया जाएगा, मतलब 70 to 80% वाटर तो यहीं से निकाल लिया था, बचा हुआ 20% वाटर यहाँ से निकाल लिया गया है। अब जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, कंसंट्रेटेड। कैसा यूरिन फॉर्म हुआ है, कंसंट्रेटेड। सो ये ह्यूमन यूरिन फॉर्मेशन है, कंसंट्रेटेड ऐसे होगा। लेकिन अब अगर हम दूसरे केस की बात करें, अब हम देखेंगे सेकेंड केस जिसमें क्या होगा, कैसा यूरिन फॉर्म होगा। अभी हमने कंसंट्रेटेड यूरिन देखा है, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा और कैसे बनेगा? तो ये यूरिन कब बनेगा, फिक्स है, जब आप पानी ज्यादा पिएंगे। इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, सो क्या होगा, लेस रीएब्जॉर्प्शन। अब जब रीएब्जॉर्प्शन लेस होगा तो यूरिन तो डाइल्यूट बनेगा ही ना। जब रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है वाटर का तब कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, लेकिन यहाँ तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है ना वाटर का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मतलब रीएब्जॉर्प्शन वाटर का कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पानी ऑलरेडी ज्यादा पिया, तो आपकी ब्लड में पानी फिक्स्ड है, मतलब उसे जरूरत नहीं है ज्यादा पानी की। तो यहाँ से जो लेस रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसके कारण से क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर अच्छे भरा पड़ा है। ठीक है, सो मैकेनिज्म देखें अगर हम इसका, क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो होना ही है 180 लीटर वाटर का। देन यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल होगी। यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होगा एंड सिक्रीशन भी होगा। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, सोडियम का होगा, वाटर का होगा, पोटेशियम का होगा,
ग्लूकोज का होगा, बाइकार्बोनेट फैक्टर का होगा, इन सब चीज़ों का क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन एंड सिग्नेशन किसका होगा, पोटेशियम का होगा, अमोनिया का होगा, H+ आयन का होगा। देन यहाँ पर जो आयनिक कंसंट्रेशन होगी कितनी होगी 300। जैसे जैसे इंटर करेगा तो यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन 400, 1000 एंड यहाँ पे 1200 बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। फिर वापस जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप लग जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आयन को बाहर फेंका जाएगा। तो यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 800, फिर 600, 400, फिर 200 एंड लास्ट में यहाँ पे 100 या 150 आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हम इंटर कर रहे हैं DCT में। तो अभी कैसा यहाँ पर यूरिन जो फॉर्म है कैसा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड था तो यहाँ पे होगा डाइल्यूट यूरिन। यही यूरिन यहाँ इंटर करेगा। अब क्योंकि आपने जनरल सर्कुलेशन में क्या है आपका वाटर का कंसंट्रेशन बढ़िया है, मतलब आपने पानी ज़्यादा पिया है, तो क्या होगा जब पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपके ब्लड में पानी की ज़्यादा जरूरत है नहीं है। अब जब पानी की जरूरत नहीं मतलब आपने पानी ज़्यादा पिया है, तो यहाँ पर ADH एक्ट नहीं करेगा। अब जब ADH एक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे एक्वापोरिन नहीं लगेंगे कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT में, तो ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होगी वाटर के लिए। अब जब वाटर के लिए परमिएबल नहीं होगी तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो यूरिन फॉर्म होगा कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, नॉट कंसंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा पानी है। यहाँ पर पानी ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तब कंसंट्रेशन यूरिन बनता, लेकिन एल्डोस्टेरोन तो रिलीज होगा बहुत कम लेकिन होता है। ठीक है, अब जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो बहुत कम वैल्यू में यहाँ से सोडियम आयन निकल पाता है, लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। सो जो यूरिन फॉर्म होगा यहाँ पर भी सेम यही मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ से जो यूरिन फॉर्म होगा कैसा होगा, 4 टाइम्स डाइल्यूट देन ब्लड, जो ब्लड में आयनिक कंसंट्रेशन है उससे 4 टाइम डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है दूसरा केस कि जब हम पानी ज्यादा पिएंगे तो हमारा जो यूरिन फॉर्म होगा वो 4 टाइम डाइल्यूट होगा ब्लड से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। अभी तक हमने यूरिन फॉर्मेशन देख लिया है अच्छे से, कहाँ पे किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और अब हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि हम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों देखना चाहते हैं। हमने सब देख लिया है ना, यूरिन फॉर्मेशन देख लिया है, कहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ सबसे कम होगी, और यूरिन कैसे कैसे फॉर्म होगा, केस कितने होंगे, सारी बात तो हम कर चुके हैं। तो अब क्या ज़रूरत है काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखने की। तो ज़रूरत क्यों है, जब आप नेफ्रॉन देख रहे हैं तो नेफ्रॉन में आप जब ग्लूकोफेलिन में इंटर करे हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अचानक से आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये आयनिक कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। नॉर्मली तो आयनिक कंसंट्रेशन 300 होती है हर जगह, लेकिन यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों है, क्यों ये चीज़ हो रही है, आखिर ये इतनी ज़्यादा है तो कैसे बनी है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। सो मेन अपना आज देखेंगे हम कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमें किस चीज़ों का आंसर देना है, मतलब हम क्यों पढ़ना चाहते हैं ये। काउंटर करंट मैकेनिज्म, अब देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है तो 2 चीजों का आंसर देता है, मतलब हम इसमें 2 चीजें देखेंगे। क्या क्या, पहला तो ये कि जो मेडुला में मेडुला जो रीजन है, मतलब जहाँ ग्लूकोफेलिन प्रेजेंट है उस रीजन में मेडुला में जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो क्यों चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है ना। तो पहला क्या होगा, व्हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सो कंसंट्रेटेड।
जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला में, वहाँ पे ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है? ये पिरामिड जो मेडुलर रीजन में है, यहाँ पे कितना है 300, फिर 400, 600, 1000 एंड लास्ट में 1200। ऐसे इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो मेडुलर रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? कंसंट्रेटेड क्यों है ये आयनिक? दूसरा, हाउ इज इट फाउंड? हाउ इज इट फॉर्म, मतलब ये फिर आयनिक कंसंट्रेशन है इतनी ज्यादा, तो ये कैसे बन रही है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आंसर क्या देगा? ये अभी तो हमने ये देखा कि पहला क्वेश्चन ये क्या आएगा इसमें, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम देखेंगे। पहला चीज ये देखना है हमें इसमें कि व्हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सो कंसंट्रेटेड, मतलब मेडुलरी रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इतना कंसंट्रेटेड क्यों होता है और ये कैसे बनता है। दूसरा, आखिर ये बन गया तो अभी खुद को मेंटेन कैसे करता है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, हाउ इज कंसंट्रेशन of medullary interstitial maintain। क्लियर? सो हमें देखना है इसमें क्या कि इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की इस रीजन में, मेडुलर रीजन में, और ये खुद को मेंटेन कैसे करती है, ये चीज हम इसमें स्टडी करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। लेकिन आखिर ये काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना है यहाँ पे काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, एंड करंट का मतलब होता है फ्लो। अपोजिट फ्लो का काउंटर करंट मतलब अगर कोई लिक्विड ऐसा फ्लो हो रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट। क्लियर? आखिर ये हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें कहाँ काउंटर करंट दिखा, तो देखिए अगर हम इंटर करें कहाँ, लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जबकि असेंडिंग लिप में फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। डिसेंडिंग में इसमें और असेंडिंग में इसमें, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एक तो हमें यहाँ पर काउंटर करंट मिला, इसलिए हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ से जो हमारी क्या ग्लोमेरुलस से जो कैपिलरीज निकलती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उनमें से ब्रांचेस होकर सबको क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक कैपिलरी जो बहुत लार्ज होती है, लॉन्ग होती है, जो इसको घेर के रखती है नेफ्रॉन को, लूप ऑफ हेनले वाले रीजन को। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, तो बासा रेक्टा में अभी इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ से इस डायरेक्शन में। सो एक तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म दिख गया हमें, काउंटर करंट। दूसरा, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो दूसरा काउंटर करंट यहाँ, एंड तीसरा काउंटर करंट हमें यहाँ मिल गया, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो तीन काउंटर करंट हमें देखना है। ये क्या है, हमारी वासा रेक्टा। सो आई होप काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है आप अच्छे से समझ गए हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें किस किस चीजों का आंसर देना है, तो ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू क्लासेस को लेते रहिए। तो आप उम्मीद करते हैं आपके सारे लेक्चर्स बायो के इतनी इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बायो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।